देखिए अपन ट्रांजिस्टर कंप्लीट कर चुके थे और उस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को भी अपन ने पूरा कर लिया था। अब अपन इसमें पढ़ने जा रहे हैं अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या है वो अपन अब जानते हैं। अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी अथवा इसे अपन कह सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है इसके अंदर दो संकेत अपन काम में लेते हैं। एक अनुरूप संकेत होता है यानी कि जिसे अपन बोलते हैं एनालॉग सिग्नल, और एक होता है अंक रूप संकेत यानी कि डिजिटल जो सिग्नल है वो है। तो देखिए अपन ये लाइन पे लिख दें कि इलेक्ट्रॉनिकी में मूलतः इलेक्ट्रॉनिकी में मूलतः इलेक्ट्रॉनिकी में मूलतः दो प्रकार के संकेत प्रयुक्त होते हैं। मूलतः दो प्रकार के संकेत कह दें आप इसे अथवा सिग्नल कह दें, संकेत काम में लिए जाते हैं। देखिए कौन कौन से हैं वो दो प्रकार के। नंबर 1, सबसे पहले अपन ले रहे हैं अनुरूप संकेत। अनुरूप संकेत या इसे कह दें एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल या दोनों को अपन डिफरेंस के रूप में लिख लें, ज्यादा इजी रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। नंबर 2, यहां इसे टेबल के रूप में कर लेते हैं दोनों संकेतों को, ताकि समझना और याद रखना क्या रहे अपने लिए आसान रहे। दूसरा होता है विविक्त संकेत, डिस्क्रिप्ट। विविक्त संकेत या इसे ही कहा जाता है अंक रूप संकेत। यानी कि डिजिटल सिग्नल। तो देखिए दो प्रकार के संकेत अपन काम में लेते हैं अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी के अंदर। अब इसमें फिलहाल अपन बात करते हैं, एक तो अनुरूप संकेत और दूसरा है अंकरूप संकेत यानी कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। इन्हीं नाम से ज़्यादा जाना जाता है, यही नाम इसके पॉपुलर है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो देखिए अब अपन पहले इसकी बात करें कि अनुरूप यानी कि एनालॉग सिग्नल होते क्या हैं। ये वे संकेत होते हैं जो समय का सतत फलन होते हैं, यानी समय के साथ चेंज होते हैं। साइन या कोसाइन के रूप में इनको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो अपन यूं कह सकते हैं वह संकेत जो समय का सतत फलन होता है, वह संकेत जो समय का सतत फलन होता है, वह संकेत जो समय का सतत फलन होता है अनुरूप संकेत कहलाता है। अनुरूप संकेत कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। इसकी डेफिनेशन देखें तो जो समय का कैसा हो, असतत फलन हो, यानी वह संकेत जो समय का असतत फलन होता है, वह संकेत जो समय का
असतत फलन होता है। वह संकेत जो समय का असतत फलन होता है विविक्त संकेत कहलाता है। विविक्त संकेत कहलाता है। अब देखिए फिर इसमें अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट देखें कि अनुरूप संकेत का, तो अपन क्या देखते हैं, ये प्राय साइन या कोसाइन के रूप में होता है। यह प्राय साइन या कोसाइन के रूप में होता है। या तो इसमें साइन होगा या फिर क्या होगा, कोस होगा। जैसे अगर अपन इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे y यानी कि विस्थापन जो y है जो कि समय t का क्या है, फलन है, तो इसकी इक्वेशन यूं a sin ओमेगा t, ये इक्वेशन आपने बहुत पढ़ी होगी बहुत सारे चैप्टरों में। तो देखिए इसका निरूपण इस तरह से, ये इस तरह से, अगर साइन है तो ये मूल बिंदु से शुरू हो जाएगा, यूं इस तरह से चलेगा। यहाँ समय अपन t को ले रहे हैं और यहाँ विस्थापन y को अगर अपन लें, इस तरह से होता है। और अगर इसकी बात करें तो भाई ये होता क्या है, तो मैं इसमें एक बात कह दूं कि ये प्राय स्पंद के रूप में होते हैं, यानी पल्स के रूप में। ये प्राय स्पंद या इसे मैं कह सकता हूं पल्स के रूप में होते हैं। ये प्राय स्पंद यानी कि पल्स के रूप में होते हैं। किस तरह से होते हैं, देखो जैसे ये एक तरह से द्विचर होते हैं, यानी केवल 2 ही डिजिट होती है जिसमें हाँ या ना, यस या नो, यानी यूं कह सकते हैं ऑन या ऑफ, केवल 2 ही काम आएंगे। जैसे कि बल्ब जल रहा है या बल्ब बुझ रहा है, यानी स्विच ऑन है अथवा स्विच क्या है, ऑफ है। केवल 2 ही डिजिट इसके अंदर काम आती है, यानी बाइनरी जो नंबर होते हैं वो इसके लिए उपयुक्त होते हैं, जिसका मतलब मिनिमम या मैक्सिमम, मैक्सिमम या मिनिमम, इस तरह से चलेगा। तो देखिए ये प्राय पल्स के रूप में होते हैं, इस प्रकार से चलते हैं। इस तरह से आप बनाते जाएं। इस तरह से देखिए यहां ये मिनिमम वाली स्थिति आती है, यानी कि यहां पर कैसा है, स्विच ऑफ है। बल्ब का क्या है, स्विच ऑफ। ये मैक्सिमम वाला पॉइंट आ रहा है, यानी कि स्विच कैसा है, ऑन है। स्विच ऑफ, यहां तो कैसा है, स्विच ऑफ, और यहां आप लेंगे स्विच ऑन। किसी एक बल्ब का जलना या उसका ऑन या ऑफ होना वो अपन व्यक्त कर रहे हैं। तो देखो भैया स्विच ऑफ का मतलब यहां बल्ब कैसा है, अदीप्त है। बल्ब अदीप्त अर्थात वोल्टेज क्या है, 0 वोल्ट। और यहां बल्ब कैसा है, स्विच ऑन, यानी कि बल्ब कैसा है, दीप्त है। बल्ब यहां कैसा है, दीप्त, यानी कि उसे मिल रहा है 220 वोल्ट। ये इस तरह से पल्स के रूप में चलता है। यहां केवल ध्यान रहे 2 ही डिजिट होती है,
जीरो और वन, जिसे अपन बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसमें केवल दो ही डिजिट होंगे, जीरो और वन। और इनका मीन्स क्या है, तो देखिए जैसे वन और एक क्या है, जीरो। अगर वन का मीन्स है हाई तो जीरो का मीन्स हो जाएगा लो। अगर वन का मीन्स है ऑन तो जीरो का मीन्स हो जाएगा ऑफ। अगर वन का मीन्स है यस तो इसका मीन्स हो जाएगा नो। इस तरह से ये दो ही डिजिट काम आती है। तो यानी स्विच ऑफ वाली स्थिति के अंदर जैसे मान लो जीरो है तो वन, जीरो वन, जीरो वन, इसी रूप में ये लिखा जाएगा। तो यहां अपन ने जान लिया है अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी में। अंकीय इलेक्ट्रॉनिक में बोलते हैं दो प्रकार के संकेत काम में लिए जाते हैं, एक एनालॉग सिग्नल होता है, दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। दोनों के बारे में अपन ने डिफरेंस करके इसको जान लिया है ताकि याद रख पाना आसान रहे। अब अपन इसमें लॉजिक गेट्स जो अपने दे रखे हैं अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी में उसको अपन अध्ययन करें। उससे पहले बूलियन अलजेब्रा थोड़ा सा पढ़ना अपने लिए जरूरी है, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा आएगी तो ही अपन लॉजिक गेट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो थोड़ा सा 5-1 मिनट के लिए अपन बूलियन अलजेब्रा को डिस्कस और कर लेते हैं, उसके क्या रूल्स है, क्या उसके नियम है, उनको अपन जान लेते हैं, जो कि एक तरह से अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी का क्या है, पार्ट है। तो देखिए अब अपन इसमें जानने के लिए जा रहे हैं वो है बूलियन बीजगणित। बूलियन जो कि साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के आधार पर ये दिया गया है, बूलियन बीजगणित, या इसे अपन कह सकते हैं बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा यानी कि बूलियन बीजगणित किसने दी थी? बूलियन नामक साइंटिस्ट ने दी। ये बाइनरी जो नंबर है यानी द्विआधारी संख्याओं के लिए होता है। बूलियन अलजेब्रा का उपयोग केवल द्विआधारी संख्याओं के लिए किया जाता है। तो पहले अपन इस पॉइंट को नोट कर लें कि द्विआधारी संख्याओं के लिए द्विआधारी संख्याएं केवल दो हैं, 0 और 1, यानी बाइनरी नंबर जिन्हें अपन बोलते हैं, कंप्यूटर में जो यूज होती हैं। द्विआधारी संख्याओं के लिए जिस बीजगणित का उपयोग किया जाता है जिस बीजगणित का उपयोग किया जाता है, जिस बीजगणित का उपयोग किया जाता है उसे बूलियन बीजगणित कहा जाता है। अब देखिए बूलियन बीजगणित की विशेषता क्या है। इसकी विशेषता यह है कि यहां पर दो ही डिजिट है, 0 और 1। अगर 1 + 1 करेंगे तो ये 1 होगा, यानी कि उच्च और उच्च को जोड़ेंगे अपन, हाई और हाई को जोड़ेंगे तो क्या आएगी? वैल्यू हाई आएगी, और उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन 1 से।
तो ध्यान रहे, इसीलिए 0 प्लस 0, ये जो 0 होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लो को। तो ये थोड़े से अपन को ध्यान रखने हैं। तो अब आप देखो अगर जहां हाई है तो वहां हाई ही लिखा जाएगा। तो इसके कुछ नियम से वो आपको ध्यान रखना है। जैसे a प्लस 0, एक कुछ भी डिजिट हो सकती है, उसमें अगर आप 0 को प्लस करते हैं तो वो a आएगा। अगर ये 0 है तो 0 प्लस, अब a की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। a का मीन्स है 0 या 1। अगर ये 0 है तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, यानी ये जो a है वही ये बनेगा। इसी तरह से a प्लस 1 है तो ये सदैव 1 ही रहेगा, क्योंकि a की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे 0 हो या 1 हो। अगर ये 1 है तो भी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां 1 ही आएगा, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा यही कहती है कि हाई प्लस हाई इज इक्वल टू क्या होगा, हाई ही होगा, यानी उच्च ही बनेगा। इस नियम को कहा जाता है अवशोषण नियम। ये बूलियन अलजेब्रा में आता है। फिर नेक्स्ट अपन को क्या ध्यान रखना है, अगर a प्लस a है, a प्लस a है तो इसका मीन्स होगा सदैव 1 होगा। कैसे होगा, अगर सपोज करो ये दोनों a प्लस a, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि हाई बनेगा। अगर 1 है, अगर इनमें से एक भी 1 आ गया तो भी ये क्या आएगा, 1 ही आएगा। एक भी 1 आ गया है तो अगर इनका गुणा देखें a डॉट a, तो ये भी क्या होगा, a होगा, क्योंकि एक भी राशि अगर 1 है यानी 1 है तो ये 1 ही बन जाएगा। यानी a प्लस a इज इक्वल टू, इसको 2a नहीं लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर देखिए आप नेक्स्ट, अगर a डॉट 0 है तो इसका मीन्स भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अगर a की वैल्यू 1 है तो भी ये 0 होगा, a की वैल्यू 0 है तो भी ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर एक डबल बार है, a के ऊपर डबल बार है, इसका मीन्स a ही होगा। क्यों, क्योंकि 0 का इन्वर्स यहाँ 1 है और 1 का इन्वर्स क्या है, 0 है, उल्टा है। तो देखिए एक बार इन्वर्स किया, जैसे सपोज करो 0 था, a की वैल्यू 0 है तो 0 का इन्वर्स क्या हो गया, 1, फिर 1 के ऊपर फिर इन्वर्स किया तो क्या बन गया, 0। तो a का डबल बार का मीन्स हो गया ये। इसी तरह से a प्लस a का बार, a प्लस a का अगर बार है तो इसकी वैल्यू भी सदैव 1 ही होगी। ये विशेष ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि अगर सपोज करो ये 0 है तो ये 0 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1, और 1 के अंदर कुछ भी प्लस करो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर ये 1 है और तो इसका मतलब a का बार का मतलब ये क्या हो जाएगा, 0, तो यानी 1 प्लस 0 तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसी तरह से a डॉट a का अगर बार है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि a की वैल्यू अगर 0 है और यहाँ a बार है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 0 है तो ये 1 हो गया, लेकिन 0 इंटू 1 ये क्या हो गया, 0 हो गया। अगर ये 1 है, ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। यहाँ अपन ने ये कॉन्सेप्ट देख लिया है। फिर इसी के साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लिख लें, वो है डी मॉर्गन प्रमेय, जो कि बहुत काम आएगी अपने, डी मॉर्गन प्रमेय। देखिए ये कॉन्सेप्ट अपन को काम में ध्यान में लेना है। इसके अंदर सबसे पहले जैसे a प्लस b है, अगर इसका बार है तो इसे लिखा जा सकता है a बार डॉट b बार, ये याद रखना आप। इसी तरह से अगर a डॉट b के ऊपर अगर बार है तो इसे लिखा जा सकता है a बार प्लस b बार। यही है डी मॉर्गन प्रमेय। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको कि अपन ने जान लिया है। तो देखिए अपन ने क्या क्या देखा, a प्लस 0 a हो गया, a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, a प्लस a इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ अपन ने ये कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी पर बेस अपन बातें करेंगे लॉजिक गेट या तर्क द्वार की, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। फिर ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। बड़ी यूनिट थी, बड़ा चैप्टर था। इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर तो आपके पास छोटा सा चैप्टर है।